गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू का के एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ऑथर्स कह रहे हैं उस इवेंट के बारे में, और उन सब में से हम लोग अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का एक एडिटोरियल था, नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। तो इस सीरीज में हम लोग पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रेलेवेंस है, आर्टिकल देखेंगे क्या रेलेवेंस है दोनों प्री और मेंस के लिए, सिलेबस में कहाँ आता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में करंट न्यूज़ क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद जो की टर्म्स दिए हैं हमारे एडिटोरियल में, जैसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, FOIP, इसके बारे में अक्सर जिक्र किया है, ये देखेंगे कि ये क्या है। हम लोग उसके बाद देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक ही क्या होता है, और उसका एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये, इंडिया के लिए कैसे ये ज़रूरी है, इंडिया का इसके बारे में क्या सोचना है, वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उस एरिया में, और वहाँ से रिलेटेड क्या सल्यूशंस होते हैं। तो ये वाला आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि कैसे जापान अपना इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक को लेके और आगे बढ़ाना चाह रहा है, और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जापान अपनी इम्पोर्टेंस को कायम करना चाह रहा है अलग अलग इनिशिएटिव के थ्रू। ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वाला इनिशिएटिव है, ये जापान का है। और कैसे जापान जो है इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस बना रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक एरिया रीजन को और अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए, सबके बेनिफिट्स के लिए, सबका शेयर्ड कोऑपरेशन इसमें लिया जाए, और कैसे चाइना जैसे देश हो गए, एग्रेसिव देश हो गए, उनको कैसे काउंटर किया जाए, इस बारे में ये है। और इस प्रोग्राम के बारे में है जो FOIP वाला प्रोग्राम है, उसके ऊपर है, और पूरा जापान के का क्या कैसा रोल है ये है। तो इसका रेलेवेंस देखते हैं। इसका रेलेवेंस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पूछी जाते हैं, कंट्रीज के जोग्राफिकल लोकेशंस पूछे जाते हैं। इंडो पैसिफिक से, मान लीजिए इंडो पैसिफिक है, आपको 4-5 कंट्रीज की लिस्ट दे दी होगी, और उसमें से आपको चूज करना होगा इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इंडो पैसिफिक में आती हैं, या ईस्ट एशिया में आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। और उसके बाद इन इन कंट्रीज से रिलेटेड गवर्नमेंटल कोऑपरेशन जो हो गई, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, हो गया, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स हो गए, और वहां से रिलेटेड ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए। ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, आपका अलग अलग ट्रेंचेस हो गए, आपके छोटे छोटे महाद्वीप हो गए, वहाँ पे अलग अलग होते हैं वहाँ पे, वो हो गए। और ऐसी ऐसी आपको इन पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए इंडो पैसिफिक है, तो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑकस है, जैसे क्वाड है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गई, वो पूरे एरिया में कौन सी कंट्रीज हैं, ये तो बता ही चुके हैं, और बाकी तो भी पता है। अब मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस में ये आपका GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर में आता है। बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, बिल्कुल हो रहा है इस वाले में। इंडो पैसिफिक जो है इंडिया के इंटरेस्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। effect of policies and politics of developed and developing nations on India's interest, यहाँ इस वाले टॉपिक में ये चीज़ भी हो रही है। जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का इनिशिएटिव है बाय डेवलप्ड कंट्री जापान, इट कैन इम्पैक्ट इंडियाज पॉलिसीज।
और मेंस में इससे रिलेटेड आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर सवाल आ जाए, बट ओवरऑल थीम बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जैसे आपका इंडो पैसिफिक के ऊपर सवाल आ जाएगा, इंडो पैसिफिक में क्या क्या चल रहा है, जैसे चाइनीज एक्शंस के ऊपर सवाल आ जाएगा और आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। तो ब्रॉड एनालिटिकल चीज़ें जो होती हैं, इंडो पैसिफिक क्या है, क्यों सिग्निफिकेंट है, वहाँ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस किस तरीके के क्या क्या इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, उनको सॉल्व कैसे किया जा रहा है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, बाकी कंट्रीज का आपस में कैसा क्या रिलेशन है, ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से है। तो हमने आर्टिकल देख लिया, रेलेवेंस देख लिया। अब न्यूज़ देखते हैं कि आज का इंडिया और जापान के बीच में अभी रिसेंट में क्यों ही फोकस में था, द विजिट बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा, ये आप याद रखिएगा। और ये हैं वहाँ जापान के प्राइम मिनिस्टर, मार्च 2003 में आए थे और उन्होंने G7 और G20 के कोऑपरेशन के बारे में बात करी थी। G7 और G20 ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल आ चुका है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी थी, आपको चूज़ करना था कौन सी G20 की कंट्रीज़ हैं। तो आपको G7 की कंट्रीज़ पता होना चाहिए, G20 की कंट्रीज़ पता होना चाहिए, उनका जोग्राफिकल लोकेशन। और इंडिया में आके उन्होंने बाद में जापान न्यू प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में उन्होंने बात करी। हम लोग इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। एक्सचेंज व्यूज अबाउट डीपनिंग द जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, उन्होंने बात करी कि इंडिया और जापान के रिलेशंस और गहरे करे जाएं। और current geopolitical landscape with ongoing Russia-Ukraine war, Chinese assertiveness in the South China Sea, East China Sea, Indian line of actual control and Taiwan Strait, there is a need to a fresh push and momentum in this concept। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि चाइना जो है अग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, 9 डैश लाइन के अलोंग, बाकी यूएस के एलाइड कंट्रीज से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और जैसे इंडिया के साथ भी बॉर्डर्स में जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जो एग्रेशन होता है। तो इस पूरे एरिया में एक प्लेयर है जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है बाकी सबके लिए, पीस को हैम्पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव को, एक ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव जो इसको काउंटर कर सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज, ये बैकग्राउंड है इस पूरे इनिशिएटिव का। अब हम बात तो कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ये इंडो पैसिफिक रीजन, कहाँ पर है? तो ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया हुआ, यहां से लेके आपका यहाँ पे जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, यहाँ पे है आपका इंडियन ओशन, और यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। ये पूरा एरिया जो है इसे इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। और यहाँ की जो जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया होगी, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और आसियान की जितनी भी कंट्रीज होती हैं, और चाइना हो गया, ये सारी की सारी, और साथ में क्योंकि पैसिफिक ओशन से जुड़ी हुई यूएस यूनाइटेड स्टेट्स भी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में काउंट होता है। आपके लिए एक काम है, आप एक बार जाके कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन, आपका काम है इसकी एक लिस्ट बनाना और इस पे एक बार ध्यान देना, ठीक है? तो ये वाला एरिया होता है इंडो पैसिफिक एरिया, इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ग्लोब में यहाँ पे होता है। अब हम सबसे पहले इसी के बारे में देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन
क्या है ये? तो इंडो पैसिफिक रीजन इज अ रीसेंट कॉन्सेप्ट. इट वॉज अबाउट अ डेकेड अगो दैट द वर्ल्ड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक. तो एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट मतलब हम जनरली कुछ जब बोलते हैं वेस्ट या फिर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, तो एक टाइप से एक कॉन्सेप्ट है जो दर्शाता है मॉडर्निटी, जो दर्शाता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फिर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. वेस्ट क्या दर्शाता है? एक हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छे ह्यूमन इंडिकेटर्स, वेल डेवलप्ड कंट्रीज. तो असल में वेस्ट एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसको हम अक्सर रेफर करते हैं इन टर्म्स में, इन कंट्रीज के टर्म्स में. उसी तरह जैसे वेस्ट एक हमेशा से एक चलता आ रहा कन्वेंशन है, एक चलता आ रहा कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है. अब एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है. नया कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इंडो पैसिफिक. जहां हम लोग हर चीज, हर अच्छी चीज को लेके, हर मॉडर्न और डेवलप्ड चीज को लेके हम वेस्ट का जिक्र करा करते थे. अब धीरे 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 करके हम इंडो पैसिफिक को भी हम लोग मेंशन किया करते हैं. और कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंस जो वेस्ट की थी धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ आ रही है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टर्म इज अंडरस्टैंडिंग दैट इंडियन ओशन एंड पैसिफिक आर लिंक्ड स्ट्रेटेजिक थिएटर. एक और मानना है कि जैसे इंडियन ओशन में बहुत ढेर सारी कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज डेवलपिंग हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया. सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी अब धीरे 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 करके बढ़ रहा है और दुनिया में उनका शेयर बढ़ रहा है. और वहीं पैसिफिक ओशन है जिसका नेबर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि पहले से एक स्थापित ताकतवर देश है. तो एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जुड़े हुए हैं अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स से. तो ये भी माना जाता है कि उनके जो देश हैं, सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उनके भी इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं. तो इसलिए इंडो पैसिफिक इन दोनों को हम जोड़ते हैं साथ में. Also, the center of gravity has shifted to Asia. The reason behind maritime routes, Indian Ocean, Pacific provides the sea lanes. The majority of the world trade passes through these oceans. तो अब जितनी भी इंपॉर्टेंस थी वेस्ट की तरफ धीरे धीरे एशिया में शिफ्ट हो रही है. ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है. इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और जैसे और जापान हो गया, एशियन कंट्रीज हैं, उनका ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बढ़ रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना भी मेजर ग्लोबल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से या फिर इंडो पैसिफिक एरिया से होके जाता है. ये इंडियन ओशन एंड पैसिफिक प्रोवाइड सी लेन्स, जैसे मलक्का स्ट्रेट हो गई, उससे दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द शिपमेंट है, जितने भी दुनिया के ज़्यादातर जहाज हैं वहीं से होके जाते हैं. इसलिए क्योंकि उसका इकोनॉमिक, उसकी आर्थिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी अगर एशिया से ट्रेड करना है तो उनके भी जहाज उसी जगह से होके जाएंगे. तो उन्हें अगर अपने जहाज़ों की सुरक्षा करनी है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और मजबूत बनाना है उभरते देशों के साथ, तो इंडो पैसिफिक में उनको कहीं ना कहीं अपना इंटरफेरेंस करना पड़ेगा ताकि उनका कुछ ना कुछ स्टेक वहाँ पे हो, उनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस वेस्टर्न कंट्रीज का वहाँ पे भी बन पाए. तो इसलिए इंडो पैसिफिक का इंपॉर्टेंस अब वेस्ट से शिफ्ट हो रहा है. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो हमने सिग्निफिकेंस जस्ट अभी देखी कि ग्लोबल ट्रेड की सिग्निफिकेंस है. अब और आगे देखते हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, कि इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट क्यों है. इट इज द मोस्ट पॉपुलस इकोनॉमिक एक्टिव रीजन विच इंक्लूड्स 4 कॉन्टिनेंट्स. तो इन इंडो पैसिफिक एरिया की अगर लोकेशन पॉपुलेशन को जोड़ें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला रीजन जो है इंडो पैसिफिक है. सबसे ज्यादा उभरता, आर्थिक तौर पे उभरते हुए देश इंडो पैसिफिक में है. और इंडो पैसिफिक में 4 कॉन्टिनेंट्स हैं. नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और जैसा कि हमने देखा था अफ्रीकन नेशंस भी इंडियन ओशन में आते हैं, तो वो भी इंडो पैसिफिक में इंक्लूड होते हैं. 60% of the world's population and 2/3 of the global economic output.
जब हम कहते हैं मोस्ट इकोनॉमिक, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी पॉपुलेशन मिला के 60% बनती है, मतलब बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब इस पूरे रीजन का ग्लोबल जीडीपी जो अगर मान लें हम, ग्लोबल वेल्थ अगर मान लें, तो पूरी दुनिया की 2/3 इकोनॉमी यहीं पे बसती है। ग्रेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर उभरती हुई इकोनॉमीज होंगी, ओपन इकोनॉमीज होंगी, तो वहाँ पे एफडीआई भी बहुत ढेर सारा आएगा। तो जितना भी वेस्टर्न इंडिया इन्वेस्टमेंट्स हैं, वेस्टर्न वेल्थ है, वो यहाँ पे आके पोर होगी। तो वेस्ट कंट्रीज भी चाहेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। Many of the world's critical and large supply chain have Indo-Pacific connection। अब क्योंकि ट्रेड रूट, मेजर ट्रेड रूट आता है ये, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के सप्लाई चेन्स होते हैं वो यहीं के ही जहाज़ों से जाते हैं, यहीं के ही सी लेन से, समुद्र के रस्तों से जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वास्ट रिजर्व्स ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन इंडियन पैसिफिक ओशन कंबाइंड, इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट, सी बेड मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल। इसकी एक और खासियत यह है इस एरिया की, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल मैरीटाइम रिसोर्सेज है, पूरा समुद्री इलाका है, यहाँ पे फिशरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में होती हैं। ट्रॉपिकल एरिया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे समुद्र के नीचे ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं, एनर्जी के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पे इतने सारे रिजर्व्स होते हैं, पूरी दुनिया का ध्यान उस एरिया पे खिंचा चला आता है, इसलिए इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है। Sizable coastline and exclusive economic zones provide littoral countries with competitive capabilities। अब कोई भी कोस्टल कंपनी, कोस्टल कंट्री होगी, तट के अराउंड, तट के पास वाली जो कंट्रीज होती हैं, उनके पास काफ़ी लंबा कोस्ट होता है। लैंडलॉक्ड जो कंट्रीज होती हैं, बिल्कुल ज़मीन से हर जगह जो घिरी होती हैं, उनके मुकाबले समुद्र के आसपास वाली कंट्रीज को एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समुद्र का एक्सेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास ज़्यादा एक्सेस है। इन टर्न, अ नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर लोकेटेड इन द इंडो पैसिफिक, जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया का क्या है इस बारे में सोचना? इंडिया का है अप्रोच क्या है, इंडिया क्या चाहता है इंडो पैसिफिक एरिया से? तो सबसे पहला है कोऑपरेट विद अदर्स। इंडिया चाहता है दूसरों के साथ मिल के यहाँ पे डेवलपमेंट हो। इंडियाज स्पेशल पार्टनर्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया वांट इंडियाज प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, बेसिकली टू काउंटर चाइना। और जितनी भी कंट्रीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, मिल के काम कर रही हैं, वो चाहती हैं कि इंडिया यहाँ पे आए, ताकि इंडिया चाइना को काउंटर कर पाए। तो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस होती है। इंडो पैसिफिक एक्सटेंड्स फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। It stands for a free, open, inclusive region, including all nations in the geography, also others who have a stake in it. It is geographical dimension, ये geographical dimension है, that India considers area from the shore of Africa to America। तो इंडिया क्या चाहता है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड हो, हर कोई यहाँ पे भाग ले सके, ओपन ट्रेड हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंक्लूसिव हो, छोटी बड़ी हर देश यहाँ पे पार्ट ले सके। और यही नहीं, अफ्रीकन नेशंस भी क्योंकि इसमें आते हैं, तो उन्हें भी भागीदारी, हर प्रकार की डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का इक्वल स्टेक होना चाहिए यहाँ पे, इक्वल शेयर इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया सपोर्ट्स रूल बेस्ड, ओपन, बैलेंस्ड एंड स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो ट्रेड वाली बात हुई, आपस में लेन देन वाली जो बात हुई, तो इंडिया चाहता है वो एक फेयर मैनर में हो, जिसमें सबका फायदा हो। यूनिफाइड आसियान, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जो आसियान कंट्रीज हैं, जो लगभग 10 कंट्रीज का ग्रुप है, और ASEAN+3, ASEAN+6 वाली जो कंट्रीज हैं, वो एक साथ यूनिफाइड रहें। क्योंकि यूनिफाइड रहेंगी तो और जल्दी और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगी। इसके ऑपोजिट में है चाइना, जो कि चाहता है कि ऐसा ना हो। चाइना चाहता है कि डिवाइडेड रहें। Work in collaboration with the China, India does not comply with the US version of the Indo-Pacific that seeks to contain Chinese dominance। इंडिया का एक और है कि जैसे यूएस चाहता है इंडिया, इंडो पैसिफिक में चाइना को दूर रखना, इंडिया को अगर मौका मिला और अगर ऐसी सिचुएशन अच्छी बनी, तो इंडिया इकोनॉमी के मामले में चाइना से कोलैबोरेट करने का अप्रोच रखता है।
एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है इंडिया इस पूरे एरिया में, इस पूरे इकोसिस्टम में, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल प्लेयर। इंडिया ये नहीं चाहता है कि किसी भी एरिया में किसी एक देश का वर्चस्व हो, वहां पे किसी एक का डोमिनेंस हो या किसी एक देश का दबदबा हो। जैसे काफी सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स का पूरी दुनिया में काफी दबदबा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चाइनीज अब इंडो पैसिफिक एरिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि ऐसा हो। इंडिया चाहता है हर किसी को इक्वल भागीदारी मिले उस एरिया में, उस एरिया से जो बेनिफिट मिल सकता है सबको इक्वल बेनिफिट मिले। ये चाहता है इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन से। अब वहां पे चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। थिएटर ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, हम लोगों ने काफी सुना है। क्वाड जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी जैसे ऑकस एक रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट हर जगह यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना इन्वॉल्व है। तो आपस में इनका काफी जियो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, आपस में कुछ ना कुछ टकरार चलती रहती है स्ट्रैटेजिक मामले में। चाइनाज मिलिटराइजेशन मूव इन इंडियन ओशन, इंडियाज नेबर्स में भी ये इशू है। तो इंडियाज नेबर्स आर रिसीविंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस फ्रॉम चाइना। तो चाइना जो है इस पूरे एरिया में आर्मी का प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है। जहां पे इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ना चाहिए था, आर्थिक स्थिति जहां पे अच्छी होनी चाहिए थी, चाइना कोशिश कर रहा है हर जगह वहां पे हथियार हो, हर जगह वहां पे सोल्जर्स हो, वहां पे आर्मी के ट्रूप्स हो। अलग अलग कंट्रीज को वेपन सप्लाई कर रहा है चाइना। 9 डैश लाइन में अपना जितने भी आइलैंड्स हो उनको ऑक्यूपाई कर रहा है, उनका एक्विजिशन कर रहा है ताकि अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए। ये चीज़ वहाँ पे एक है। जैसे हम जानते हैं श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। ऐसे ही जिबूती एक जगह है अफ्रीका में जो इंडियन ओशन से अटैच है, वहाँ पे चाइना ने इस्टेब्लिश कर रखी है। म्यांमार जो है, म्यांमार को जो है सबमरीन सप्लाई करता है चाइना। ये एक इशू है, हॉटस्पॉट फॉर नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज। तो और चैलेंजेस ये हैं कि इंडो पैसिफिक जो है सिर्फ चाइना के इश्यूज नहीं है, और भी काफी इश्यूज हैं। जैसे पायरेसी हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया और टेररिज्म हो गया। और ये वाले इश्यूज हैं। और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, जैसे एल नीनो हो गया, ला नीना हो गए, रेनफॉल और मॉनसून वाले इश्यूज हो गए। ये चीजें होती हैं इंडो पैसिफिक एरिया में जिनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग जो हो गई है, एंड मरीन पॉल्यूशन। तो फिशिंग जो होती है रेगुलेटेड होती है, सरकार द्वारा नियमित होती है। हर देश की सरकारों द्वारा नियमित होती है कि इतने मछुआरे इस जगह से इतनी मछली रोजाना निकालने की अनुमति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन नियमों को तोड़ के अपने हिसाब से बड़े बड़े जहाज लाके पूरी पूरी मछलियां एक बार में निकाल लेते हैं। वो अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है। मरीन पॉल्यूशन, जितना प्रदूषण होता है ओशन में, इंडो पैसिफिक एरिया जो है ट्रॉपिकल एरिया है, कोरल रीफ्स होती हैं वहाँ पे, बहुत हाई प्रोडक्टिविटी होती है वहाँ पे। अलग अलग ओशन करेंट्स का सर्कुलेशन होता है जो कि पूरे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका डिस्टर्बेंस हो सकता है वहाँ पे। और एक और चैलेंज है इंडियाज नेवल कैपेसिटी। लैक ऑफ ओवरसीज मिलिट्री बेसिस क्रिएट अ फंडामेंटल लॉजिस्टिक चैलेंज। तो अब आज के समय में इंडिया की नेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेसिटी है, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अलग अलग तरीके की सबमरीन आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं लैक करता है और बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक बढ़ नहीं पाता है तब तक इश्यूज हैं इंडिया के पास कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं। इंडिया जितनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है उस एरिया में, लिमिटेड नेवी होने की वजह से अभी नहीं कर पा रहा है। ये चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक के। अब देखते हैं एक बार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्या है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी है, पूरी रणनीति है कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसे हम कैसे फ्री रख सकें, कैसे खुला रख सकें और सबके लिए इक्वली एक्सेस कर सकें। तो कॉन्सेप्ट गिवन बाय जापान ड्यूरिंग पीएम्स इंडिया विजिट।
aims to prepare Japan to deal with the fast changing global and regional orders and threats from China and North Korea. तो बेसिकली ये जापान के खुद के देश की एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि कैसे हम वहाँ पे अलग अलग जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उनको टैकल कर सकें, चाइना के एक्शंस को जापान टैकल कर सके, नॉर्थ कोरिया के एक्शंस को जापान टैकल कर सके, उन सबको बैलेंस कर सके. क्रिएट अ फ्री एंड ओपन एशिया पैसिफिक रीजन विच कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका और अलग अलग रीजन. तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जापान जो है चाहता है इंडो पैसिफिक के थ्रू जापान से लेके यूएस है और बीच में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सब आप एक अच्छे से कनेक्टेड हो, सबके बीच में मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड और लेबर हो, इन्वेस्टमेंट हो. फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रेस्ट ऑन टू ओशंस, इंडिया एंड पैसिफिक एंड टू कॉन्टिनेंट्स. तो दो ओशन हो गए, दो कॉन्टिनेंट हो गए, इनकी कोलैबोरेशन पे ये काम करता है. कनेक्टिविटी बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका थ्रू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक्सपेक्टेड टू बी सपोर्ट स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन. अगर सब अच्छा चलेगा यहाँ पे, इकोनॉमी यहाँ की अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उन एरियाज में स्टेबिलिटी आएगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी. तो बाय कनेक्टिंग द टू, इससे पता क्या चलता है, दोनों ओशंस को कनेक्ट करके और दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करके जापान जो है शांति से, बिल्कुल धीरे से चाइना का जो एग्रेशन है उसको चैलेंज कर रहा है. सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाना चाहता है जापान ताकि चाइना को एक मुकाबला दे सके. और ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है. इसके 4 पिलर्स हैं जैसे ऑथर ने इसमें बताए थे. जैसे प्रिंसिप पी, यहाँ पे शांति बनाए रखें और जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है उसको बनाए रखें, और जितने भी हमने चैलेंजेस की बात करी उनको हम एक कोलैबोरेटिव वे में टैकल कर सकें. मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी, मतलब एयर की कनेक्टिविटी, रोडवेज की कनेक्टिविटी और आपके सी कनेक्टिविटी, वाटरवेज की, वो एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो. एक्सटेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज ऑफ सी एंड एयर. और यही सब नहीं, ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर वहाँ पे सिक्योरिटी हो. जो लोग व्यापार करना चाह रहे हैं उन्हें ये फीलिंग हो कि हाँ वो सिक्योर हैं, उन पे कोई इशू नहीं आएगा, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी ये करते हुए इंडो पैसिफिक में. तो इन 4 चीज़ों पे ये पूरी स्ट्रैटेजी टिकती है जो कि जापान की है. तो अब देखते हैं इंडो पैसिफिक एरिया में हम लोग कैसे चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Countries in the region should have equal access as right under international law to use common spaces on sea and air. फ्रीडम ऑफ हर चीज़ का जैसे फ्रीडम होना चाहिए, जितनी भी कंट्रीज हों उन सब के पास हर चीज़ का इक्वल एक्सेस होना चाहिए और उसको इंटरनेशनल लॉ के अंडर सबको इक्वली फॉलो करना चाहिए. जैसे नेविगेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए. इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी इन द रीजन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कंसल्टेशन, गुड गवर्नेंस और एंड सो ऑन. तो जो आपस में इंडो पैसिफिक की कंट्रीज हैं उन्हें एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे चाइना भी इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इस मामले में. गुड गवर्नेंस में कोऑपरेशन करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी. मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी. और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या होता है? effective understanding of any activity associated with maritime environment that could impact upon security, safety, economy और environment. की पूरे मरीन एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ नॉलेज रखें ताकि पता चल सके आने वाले समय में उसका असर क्या होगा. और मल्टीपोलैरिटी, सिक्योरिटी एंड पीस एंड लॉ अबाइडिंग नेचर ऑफ द कंट्रीज. ऐसी कोई कंट्री खुद अकेले कोई ना कोई अपना दबदबा ना बनाए, हर कंट्री एक दूसरे को इक्वालिटी की नज़र से देखे और हर कंट्री एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें. तो ये था आज का लेक्चर इंडो पैसिफिक के बारे में. मैंने आपको समझाया कि क्या होता है इंडो पैसिफिक, कहाँ से आया, क्या पूरा एरिया है, इंडिया क्या सोचता है और क्या क्या चैलेंजेस वे फॉरवर्ड हैं. तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप इनको पॉज करिए
इनके आंसर्स एक एक करके कमेंट बॉक्स में करिए, मेंशन करिए, आंसर करिए, और बाद में आपको राइट आंसर कन्वे किया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको पॉज करके आप रीड करिए, सॉल्व करिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये आपकी, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया से रिलेटेड हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया। और इन्हीं के साथ एक मेंस क्वेश्चन ट्राई करिए आप। आप कोशिश करिए 250 वर्ड्स में आप लिखें। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इस क्वेश्चन को। और ये 2021 का क्वेश्चन है, ये भी आपका इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी डाउट हो, अगर इसमें नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।